हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की नई लोकेशन अनुपमा में नन्ही परी अनाथ आश्रम। तो अब नई लोकेशन, नए नए इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, मगर किरदार वही के वही। तो आज की एपिसोड पे आपके रिव्यूज हैं और बहुत सारे रिव्यूज में एक ही सवाल है कि कैसे पता चला सरिता को कि ये धुलाई वुमेन अनुपमा है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं इसी सवाल के साथ। तो करते हैं बात। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। सबसे पहले अंजू मिस्त्री जी, कल जो आपने अनुपमा के प्रति उस दिन हो रही दरिंदगी, हैवानियत का अपने शब्दों में गुस्से और दर्द और इमोशन के साथ प्रस्तुत किया, तो उस दिन की यादों का घटना चक्र हमारे दिल दिमाग में दर्द और गुस्से और आंखों में आंसू के साथ याद आ ही गया। जो अनुपमा के सो कॉल्ड रिश्ते और उसकी जान से प्यारी बेटियों ने उसके साथ किया। अब आते हैं एपिसोड पर। भगवान की मर्जी कहें या कान्हा जी की लीला, इनको ना तो कोई समझ सका है और ना कोई समझ पाएगा। तभी तो मनोहर जी के घर में अनुपमा और राही की लुका छुपी। जब राही होती है तो अनुपमा पहुंच नहीं पाती, और जब राही पर्स लेने आती है तो अनुपमा पंडित जी की दवाई लेने गई हुई होती है। यहाँ तक कि अनुपमा जब मनोहर जी के कहने पर राही को पर्स देने जाती है तो राही और परी पहले ही टैक्सी से निकल जाते हैं और वो शक्ल भी नहीं देख पाती। और यहाँ तक कि राही के पर्स से प्रेम और राही की फोटो भी अनुपमा नहीं देख पाती। अब ये कान्हा जी की लीला नहीं तो और क्या है। ऊपर से पंडित जी का नाम और कलर भूलने की आदत से वैसे ही दोनों कंफ्यूज थे। सही कहा पंडित जी ने कि कोई खास तरीका होगा दोनों के मिलने का, लेकिन जो तरीका होगा इतना तो श्योर है कि वो अनुपमा का दुख और तकलीफ से भर भी सकता है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ उसको दुख पहुंचाने के लिए बने हैं। उधर सरिता जी का गुस्सा अनुपमा पर। अजीब है सरिता ताई, जब तक पति पीटता रहा रोती रही चीखती रही, और जब अनुपमा की पिटाई से वो आदमी सीधा हो गया, सरिता का ध्यान रखने लगा, तो उसको पति परमेश्वर याद आ गया। बस यही पढ़ाई लिखाई और सोच का अंतर दिख रहा था। जसप्रीत भारती और सब और साथ ही अनुपमा के समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ, और सरिता ताई डांस से वॉक ओवर कर लेती हैं। ये भी कान्हा जी की लीला। अब तो अनुपमा घुंघरू भी बांधेगी, मंच पर डांस भी करेगी और अपनी नालायक गुस्सैल बेटी का सामना भी करेगी। साथ ही जो चुनौतियां उसके सामने खड़ी है उसका भी सामना करेगी और जीतेगी भी। उधर तोशु महाराज ने भी कबाड़ी का काम शुरू कर लिया है। अभी तो अनु के रसोई के बर्तन बेच रहा है और फिर घर के सामान बेचेगा और पता नहीं क्या क्या बेचेगा। लेकिन आज लीला के मुंह से निकल ही गया कि अनुपमा के साथ रहा नहीं जाता और उसके बिना रहना तो और भी मुश्किल है। नहीं बा, यहाँ थोड़ा सा आप गलत हैं। आपकी और आपके सो कोल्ड पोता पोती की आदतें ऐसी ही थी कि अनुपमा जैसी कमाऊ सब आप सबके ताने सुनकर भी शांत महिला के साथ रह नहीं पाए, क्योंकि आप लोग स्वार्थ में अंधे थे। अनुपमा के एहसान तो आपकी गिनती में थे ही नहीं। बस यही खुंदक थी आपको कि बनराज जैसे घमंडी बदतमीज बेशरम धोखेबाज पति को अनुपमा ने क्यों छोड़ा। अभी तो देखना, एक बनराज था क्या क्या लेकर भाग गया, और अब ये तोशु है जो क्या क्या लेकर भागेगा। उधर मनोहर जी अनुपमा से नन्ही परी अनाथ आश्रम में चलने और उन बच्चों को डांस सिखाने के लिए कहते हैं, और अनुपमा के सामने फिर वही घटना चक्र, जहां इसी आश्रम से पति पत्नी यानी अनुज अनुपमा ने छोटी अनु का फ्रोस्टर किया था, और अनुपमा के चेहरे पे खुशी के भाव। लेकिन हमें भी पता है कि पता नहीं किस घड़ी में हमारे मान ने छोटी को अडॉप्ट किया कि उसके बाद ऐसा घटना चक्र चला कि दोनों पति पत्नी अलग हो गए, और उनको अलग करने का कारण बनी छोटी अनु।
और अपने माता पिता के बीच खाई बनने का, अनुपमा से अथाह नफरत करने का आद्या का स्वभाव। ऐसा कि हमारे मान आशा भवन में साथ रहकर भी मिल नहीं पाए, लेकिन वही छोटी अनु और परी भी उसी अनाथ आश्रम में पहुंचते हैं। लेकिन आज छोटी अनु को अपना नाम भी अच्छा नहीं लग रहा। राही उसको अपने पॉप्स यानी अनुज कपाड़िया की तो याद है, खुशी से बता भी रही है, लेकिन जिस अनुपमा की वजह से तुम्हें अडॉप्ट करना संभव हुआ उसको एक बार भी याद नहीं किया। यहाँ तक कि जब आश्रम के व्यक्ति ने अनुज और अनुपमा का नाम लिया तो चेहरे पे शिकन आ गई और उसने अपना नाम उनको राही बताया। उधर अनुपमा और मनोहर जी आश्रम की तरफ और अनुपमा को अनुज की याद। ये भी कान्हा जी की लीला है कि उन्होंने राही को उसको अपने बचपन से मिलाने की कोशिश तो करी, लेकिन ना समझ लड़की सिर्फ अपनी माँ से नफरत कर सकती है, वो कान्हा जी के इशारे क्या समझेगी। और यहाँ भी मिलन संभव नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। यही बात बार बार कानों में आती है, दिल में भी आती है कि किस घड़ी में मां ने इस छोटी को अडॉप्ट किया कि उसके बाद कभी सुकून की सांस नहीं ले पाए। बच्चे आते हैं खुशियां लेके, मगर इनकी जिंदगी में खुशियां दूर चली गई। तो यही सवाल तो रेखा जी आपने भी किया है और सही है, बिल्कुल ये दिमाग में आता है। बोलना नहीं चाहिए मगर आ जाता है, क्या करें, हम भी इंसान हैं, सब इंसान है। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने अनुपमा और राही के बीच में लुका छुपी जैसा ही खेल हुआ। कभी अनुपमा वहाँ गई तो वो राही नहीं, राही गई तो अनुपमा नहीं, ऐसे कुछ हुआ। पर राही का ये कहना कि हमारी शायद किस्मत पे मिलना नहीं है उनसे। तो पंडित जी का बहुत अच्छा था पॉजिटिविटी के साथ कि ऐसा नहीं है, कहीं अच्छे खास मौके पे मिलना है, डेफिनेटली डांस कंपटीशन में मिलेगी माँ बेटी। दूसरी बात है कि अनुपमा को जब पंडित जी ने बताया कि नन्ही परी आश्रम जाना है डांस सिखाने वहाँ के बच्चों को, तो अनुपमा के चेहरे में आँख में आंसू आंखें भर आई थी, पर चेहरे पे खुशी की। पहली बार उसी जगह मुझे मेरी छोटी मिली थी, मेरी बेटी अनुज और मुझे मिली थी। एक माँ की यादें कितनी अच्छी होती है ना, यहाँ पे बहुत इमोशनल कर जाता है जब कि ये लड़की क्या कर रही है ना। तो यहाँ पे जब मैं और एक और बात है, दूसरा एक सीन कि बिल्डर वाला सीन तो ठीक, वो तो हम कल बात कर चुके थे, पर सरिता ताई ने ड्रामा कर दिया, नाटक कर दिया। अब सरिता ताई को पता चल गया कि वो अनुपमा ही है जिसने उसके पति की पिटाई की थी, शराबी पति की पिटाई की थी, पर वो मानने को तैयार नहीं। बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ रही है और धमकी दे दी, डांस मुझे नहीं करना, तुम्हारे साथ करना ही नहीं है, मेरा पति परमेश्वर। मारना छोड़ दिया तो वो पति परमेश्वर हो गया। यानी मार खाना अच्छा था, इतना समझाने के बाद भी इस लड़की में, इस औरत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ किसी ने, अनुपमा ने हाथ जोड़े माफ़ी मांगी, फिर भी नहीं समझी, धमकी दे डाली, एक संकट। अब मैं जसप्रीत के लिए यहाँ बोलूँगी कि ये जसप्रीत खुले विचारों की है ना। यहाँ बाकी के लोगों ने अनुपमा को कुछ नहीं कहा, पर जसप्रीत ने ज़रूर बोल दिया। यानी मुंह उठा के हर कोई बोल देता है ना। मुझे नहीं अच्छा लगा जसप्रीत का डायलॉग कि क्या ज़रूरत थी तुझे वो सब कुछ करने की, उस दिन तुझे मारने की क्या ज़रूरत है, किसी के मामले में पड़ने की। हाँ डेफिनेटली, पर उसने कुछ अच्छा किया था। पर जब तुम्हें पता नहीं था कि ये पिटाई वूमेन कौन है, तब तुम बहुत तारीफ़ करी थी। तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं उस दिन बहुत तारीफ़ करी थी। और आज जब संकट आ रहा है कि जब सरिता ने कहा कि मैं डांस नहीं करूँगी और तुम्हारे मंसूबे पे पानी, यानी तुम्हारा जो सपना है जो डांस का है उसमें पानी फिरते दिखा, तो उसका सारा टिकरा अनुपमा पे, जबकि अनुपमा की गलती नहीं उसमें। वो क्या ही करती है, अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो रहा है तो तुम लोग तो देख ही रहे थे ना। तो यहाँ बहुत बुरा लगा मुझे जसप्रीत के लिए कि जसप्रीत भी अनुपमा के उन परिवारों में जैसे ही लोगों में से एक है। भले वो अच्छी लड़की है, ठीक है, अच्छी है, मुंह फट है, जो भी है, पर जब बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है कि बाकी की औरतों ने नहीं बोला, ना ही इससे भारती ने बोला, पर जसप्रीत जरूर बोली। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे वो कि बहुत जब वक्त अपने पे आता है तो हम ऐसे ही दूसरों पे थोप देते इल्ज़ाम। नहीं तो तब तक अनुपमा हीरो ही थी, इन्हें पता नहीं था कि वो अनुपमा है, इन्हें वो पावर, इन्हें पिटाई वुमन जो भी था ना, नाम जो दिया था वो। तो यही मुझे कहना है कि जसप्रीत का ये था। खैर चलो, यहाँ पराग कोठारी, प्रेम और
अनिल बिजनेस की बातें कर रहे हैं, मुंबई में जाने की तैयारी, वहाँ पे वो जो नया कंस्ट्रक्शन का काम जो कर रहे हैं बिजनेस, तो वो डेफिनेटली चाल वालों पे संकट। अब अनुपमा का आमना सामना होगा, पूरा अहमदाबाद ही मुंबई आ रहा है भाई धीरे धीरे करके। अनुपमा किसी के पास न जाती, अनुपमा के तरह ही ये लोग मक्खियों की तरह बिन मिनाते हुए चले आते, तो उसमें अनुपमा क्या ही करे। पर इल्ज़ाम सिर से अनुपमा के सर पे। या नंदी परी आश्रम में ये लड़की पहुंच गई। अब इससे अपनी बात बताई, परी को बताया है कि मैं, ये मेरी यादें हैं और ये मेरा आश्रम है, ये मैं यहाँ थी, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं आना नहीं चाहती थी पर रोक नहीं पाई। जो भी उससे बड़े बड़े डायलॉग मेरे पॉप से मिला, जब उसे ये पॉप शब्द यूज़ किया ना, तो बहुत बुरा लगा मुझे कि इसकी जवान लड़खड़ाई नहीं, एक बार भी लड़खड़ाई नहीं कि क्या अनुज अभी ये न छोटी है ना आद्या है, न 13 साल की आद्या है, न 8 साल 6-7 साल की वो छोटी है। अब ये राही है, राही कपाड़ी है जो शादी हो चुकी है। अब इसको अडॉप्शन कैसे करती है पता ही होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि माँ बाप के बिना तो अडॉप्शन होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे नहीं पता है तो सीख ले भाई, जाके पता कर कहीं से। फिर इतने जब मुँह बकवास बातें करती है ना तो गुस्सा आता है मुझे इस लड़की पे। कहीं से भी राही का कैरेक्टर बिल्कुल भी कहीं ना ही उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, ना उसके कदम है, ना उसके यादों में उसकी माँ है, कहीं भी नहीं। बहुत बुरा लगता देख के कि ये वो लड़की है जिसको अनुज ने, आपका मैंने वीडियो सुना ना तो सच में मेरे दिल की बात, मेरे मन में भी वही ख्याल आए थे। तो आपने भी यही कहा कि ये वही है कि जिससे अनुज कहता था कि आश्रम में से लड़के आते तो थैंक यू बोलते हैं, और कहीं ना कहीं डरे समय रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ है। राही कहीं भी ना छोटी ना आद्या, और नहीं कहीं भी इस तरह इसके नहीं दिखी, हमेशा जहर उगलते ही रही, जहर उगलते ही रही। बहुत बुरा लगा आज जब उसने अपने पॉप्स को याद है, अनुपमा की याद तक नहीं आई। और आज बहुत बुरा, मुझे तो है ना, दिन ब दिन ये कैरेक्टर गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। अब राही से कोई उम्मीद ही नहीं। अगर इससे अपनी मम्मी इसको गले भी लगाए ना तो ये कुछ दिनों के लिए रहेगा। हम यही सोच के चलेंगे कि ये कब राही पलटी पारेगी, कब अनुपमा, क्योंकि अनुपमा अपना नेचर है, जो उसका नेचर है वो नहीं छोड़ पाएगी, वो जो अच्छा नेचर वो नहीं छोड़ पाएगी। उसके चलते वो अच्छा करेगी, लोग उसे गलत बोलेंगे, फिर से राही वही सब करेगी ना। तो ना ही लगाए गले और ना ही मिले तो ही अच्छा है भाई। अब तो मुझे ऐसा लगता है अब वो कंपटीशन आज नन्ही परी में, आपने कहा अंजू जी की नन्ही परी आश्रम में शायद मिल सकते, नहीं मुझे नहीं लगता। अगर ये धक्का देगी तो पंडित जी की नज़रों में गिर जाएगी। अगर ये धक्का देगी और मिल भी गई, देख लिया तो पता चल जाएगा ना कि अनुपमा ही उनकी शिष्य है, वो डांस में भाग लेने पार्टिसिपेट कर रही है, उन्हें पता चल जाएगा। इससे मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगी, क्योंकि डांस कंपटीशन है ना, वहीं पे पता चलेगा उसे, स्टेज पे पता चलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहना है जसप्रीत के बारे में तुम्हारा वर्षा, कि जसप्रीत आज क्यों ऐसा बोल रही है कि तुझे किसी के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी। पहले तो धुलाई वुमेन जब उसके घर में नहीं थी तो बड़ी तारीफ कर रही थी कि बड़ा अच्छा किया। कुछ ही दिन पहले की बात है जब ये हुआ था कांड, तो पता नहीं था अनुपमा है, बल्कि एंड में ये सवाल भी उसने किया था कि तू तो नहीं है कहीं अनु। तो आज अनुपमा पे ये वाला दबाव लेके क्यों आ गई, तो जसप्रीत पे गुस्सा आया क्यों कभी कभी वो बदतमीजी में अपना दायरा क्रॉस कर जाती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजलिना जी। मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए, मुझे हैरत होती है कि जो मदद करते दिल से तभी उसके जीवन में सुधार आए। सरिता ताई पर मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे पता चला कि अनु ने धुलाई की अपने पति को, और एहसान मानने के बजाय एहसान फरामोश सिखाती है और इतना चिल्लाती है किस हक से। और एक बात बताऊं, अगर फिर से उसको धुलाई की अनु उसमें नहीं पड़ना है, फिर जब मांगते तभी जितने क्या कहें, जैसे जसप्रीत ने कहा था कि कोई मारता है आपके सामने, उसको बचाता नहीं क्या? ये कोई मांगने की बात है क्या? अगर घर के आई वो जब भारती को कोई लांछन आए तो सरिता ताई ने मदद की, वो बदलाव कैसे नहीं आई थी? और जब खुशी हुई एक पल एक पार्ट उसने मैक्लॉस की, मतलब एक जंग जीती थी कई जंगों में से, तो उसे कैसे खुश मिली, उसको हमद को भी कैसे खुश हुई। ये मुझे समझ में नहीं आता कि
आप मदद करो और फिर ना भाई, फिर भी वो माफ़ी मांगी, फिर भी उसको दुख लगा। और जसप्रीत भी काम बिगाड़ने में तुली है कैसे भी तरह, क्योंकि ये ग्रुप है। अगर कोई ग्रुप में जैसे क्रिकेट टीम में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, इसी तरह मिलना चाहिए कि 5 होना चाहिए। अगर चोट लगी और कुछ हो गया और उसको नाचने से और तकलीफ हो सकती है और हो जाएगा, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा रखना चाहिए। जितना टीम हो वही मिलना चाहिए, क्या करें, पर टीम का रूल है। और ये जसप्रीत भी सोच भी नहीं सकती। तेरे वजह से सत्य गई तो इसकी वजह से रियली जानते हुए भी अनु सही कहा, और अनु ने बहुत सही कहा कि जो आत्मसम्मान के लिए हर कोई लड़ना चाहिए, अपने सपना पूर्ण की करने की कोशिश तो करे, ताकि वो मना नहीं रहे कि उसने किया नहीं। कई बार हो जाता है आपके वक्त और हालात और आपके में दृढ़ता नहीं है, या हो जाता है कई बार। और मेरे मामले में अभी अनु को अभी नाचना पड़ेगा। मुझे वो ब्लेम गेम मुझे पसंद नहीं है कि बात और क्यों कोई किस हक से अनु पर चिल्लाते हैं। अनु कभी किसी पर चिल्लाती नहीं, बस एक क्षमता से बात करती है कि मैंने जो कोई वो गलत नहीं थी। आत्मसम्मान के लिए कोई करता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगली बार अभी मर्द उसे मारता है तो मरते के मार लो, अब मैं बचाने वाली। बाद में ये मत कहना वो ही आएगी अभी सरिता, जब आएगी तो उसको नहीं, क्योंकि ये कोई अंदर पार की चीज़ नहीं है, एक कमिटमेंट है। सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये खुद का सरिता को अभी और लेना नहीं चाहिए। जो आत्मसम्मान के लिए लड़ नहीं सके वो क्या किसी को लड़ सकती है। मुझे समझ हैरत होती है कि सरिता को कैसे पता। अभी ये मौका भी और प्रैक्टिस करने में। और नन्ही परी जब वो आश्रम, तब अनु और अनुज ने मिलके इस बच्ची को गोद लिया था, क्योंकि अनु का परछाई दिखा वैसे ही थी। पर आज कहने के मन करते उसे खास राही को अडॉप्ट नहीं की थी। अब भी सिर्फ पॉप्स कैसे पॉप्स बनी, सिर्फ अनु की वजह से। आज भी याद है वो चालबाज या से कुछ और मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी ने एक सॉन्ग के हवा की था, कितने बार नाची थी। जब अनु अपने कॉलेज में की थी वैसे ही छोटी कर रही थी, तब ये कोइंसिडेंस हुआ था। जो जिस तरह खाना जी, जब सपने देखने से तभी सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसे कहती थी अनु, जैसे ये कहती थी। कभी सोचा ना था कि ये दिन दिखना पड़े और एक अनु वहाँ पर जाने से बच्चियों को डांस सिखाए। वैसे खुशी कैसे मिलेगी अनुज को। बहुत वेल डन अनु कहता है, ज़रूर कहता। मिस कपाड़िया अनु के अनुपमा कैसे हैं बता नहीं पाए ना। वो क्या कहेगी, ये तो एहसान फरामोश है। परी तो हमेशा याद रखती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आजकल बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि वो सोचते नहीं हैं। 80% बच्चे ऐसे ही हैं। गोद लेने से कोई प्रॉब्लम, ना लेने से लेने से कोई बात नहीं, आप एक दूसरे को तो जी सकते हैं ना। मैं तो कुत्तों को अडॉप्ट कर दो, मैंने कहती हूँ। शायद ये मिशन तो शायद एक बड़ी जगह में मिल सके। जब देखने से गुस्सा आता है, क्यों इतने क्या है। फिर नृत्य को भी करना, क्यों क्लासिकल लेना है, वो भी छोड़ दो ना। फिर पहले से ही अनु ने कहा था कि अपना करियर बनाओ फिर शादी करो, तो वो नहीं मानी। अभी देखो, मुझे बस ये देखना है कि जब वो आएगी तब अनुज के बारे में पूछेंगे और ये होगा। ये पिता समा गुरुजी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को नृत्य सिखाएं। शायद उसमें अनुज दिखते हैं, हो सके वहाँ पर अनुज मिल जाए और अनु की तरफ ही होगा, अनु के सामने नहीं। ये बिल्डर कहीं ना कहीं ऐसे बिल्डर देखते हैं। पर ये एक बात मुझे पसंद है कि पराग जी कहते हैं कि मॉरल और एथिकली और होना चाहिए बिजनेस, आंख बंद कर नहीं।
देखते हैं, वो अच्छी बात है। अभी शरीर का वजह से अभी अनु का आना था, जैसे वो किस्मत ही है, खाना जी ने ऐसे लगा है। अभी सरिता आएगी वापस तो उसको नहीं लेना चाहिए, जो बार बार धमकियाँ देती है, बार बार ये लड़ाई करती है, अभी और उसको मारने मिलने से वो उसकी उसकी बेटी सिखाई देगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होने में कोई भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है सुचि जी, तो क्या पता ऐसा हो जाए, अनुज मिल जाए। क्या पता अनुज भी उसी आश्रम के इर्द गिर्द ही कहीं पे हो, कि शायद क्योंकि मेंटल हो या कुछ भी उसका हो सकता है हिसाब किताब। तो ये होने की पूरी पूरी उम्मीद है। मैं तो हर एक नई लोकेशन पे ये उम्मीद लगाती हूँ जैसे आपने लगाई है। तो खैर, आपका रिव्यू अच्छा है और सवाल आपका भी वही है कि कैसे पता चला दुलाई वुमेन के बारे में। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच सुचि जी, और ध्यान रखिए अपना। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ सिर्फ लुका छुपी खेल खिलवा रहे हैं दोनों से। एक साइड में अनुपमा और एक साइड में राही। जहाँ राही मनोहर जी के घर से सीधा आश्रम पहुँच जाती है और जहाँ उसे सिर्फ पॉप्स का ही याद करती है। यहाँ अनुपमा को भी एक मौका मिल जाता है जहाँ पंडित मनोहर जी के साथ उसी आश्रम को जाने का, जिसकी वजह से अनुपमा को भी वही आश्रम में पहुंच जाएगी। पर अभी भी लुका छुपी का ही खेल होगा, जहाँ अनुपमा वहाँ आश्रम में पहुंचने से पहले ही राही और परी उस आश्रम से निकल जाएंगी। यहाँ जिस तरह से गौतम को साइडलाइन किया जा रहा है, जहाँ उसको मौजूदगी भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी इतना बेशर्म है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में ही पड़ा है। अगर थोड़ी भी इज्जत है तो कम से कम अपना शेयरिंग जो भी है, अपना पैसा जो भी इसने इनके बिज़नेस में डाला है वो लोग के निकल सकता है। पर शायद ये इनके बिज़नेस को बर्बाद करके निकलेगा। और जिस तरह से पराग ने आज बिज़नेस के बारे में बताया है कि क्योंकि उनको ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिज़नेस नया है, तो वो कोई भी बेईमानी और कोई भी धोखाधड़ी से बिज़नेस करना नहीं चाहता है। जहाँ आगे जाके उनको ये भी पता चलेगा कि जिसके साथ ये बिज़नेस पार्टनर है, जो नए बिज़नेस का, वो पार्टनर इतना बेईमान है कि दूसरों के घर को जगह को हड़पते हुए ज़बरदस्ती उससे खाली करवा के वो अपना टावर बनाना चाहता है। जहाँ आगे जाके पहले शायद पराग और अनुपमा का भी टक्कर हो सकता है, पर बाद में जब एहसास होगा तब पराग को ये भी एहसास होगा कि अनुपमा की वजह से कम उनको ये इतने लोगों की बद्दुआ तो नहीं मिली, क्योंकि इतने सालों से ये चौल में रहते ही आ रहे हैं। यहाँ किसी ट्रैक को ही इन्होंने बराबर कुछ किया ही नहीं है। अनुपमा ने भी कुछ भी पूरा तक किया नहीं है। जहाँ भैरवी को वो लेके आई थी अपनी ज़िम्मेदारी, उसके बाद उसका अता पता नहीं है। राधा का क्या हुआ वो अता पता नहीं है। जिस आश्रम में वो ज़िम्मेदारी लेते हुए आशा आश्रम चला रही थी, उस आश्रम को मजबूरन ये शाह फैमिली मेंबर्स के वजह से उस आश्रम के लोगों को अपना अपना रास्ता मापना पड़ा। और अभी जिस तरह से चौल में बिल्डर की बात आ रही है टावर खड़ा करने के लिए, जिसके वजह से ही भी अनुपमा को ही दोषी ठहराया जाएगा। और आज जिस तरह से सविता ताई को पता चला है कि वो दुलाई उमन अनुपमा ही थी और जिसके वजह से वो अनुपमा से खफा है,
और वो इस टीम से बाहर जा रही है। एक तरफ से इसे देखा तो अच्छा ही हुआ, जहां अभी अनुपमा को मजबूरन उस टीम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और जिस डांस के को देखते हुए वो भाग रही थी उसे। और यहाँ मेकर्स खुद कंफ्यूजन में हैं, जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है राही का कैरेक्टर को किस तरह से दिखाया जाए। यहाँ एक तरफ से राही को कोठारी मेंशन में तो सब लोग बहुत अच्छा कहते हैं, थोड़े बहुत लोग, और यहाँ जिस तरह से उसके हरकतें हैं अपने माँ के प्रति, वो तो बहुत ही नेगेटिव और दिन पर दिन बहुत ही गिरती ही जा रही है। अगर मेकर्स को उसे पॉजिटिव दिखाना था तो कम से कम जब ये आर्यन का ट्रैक हुआ था तब से ही पॉजिटिव दिखा सकते थे। कम से कम वो कोठारी मेंशन में रहते हुए भी अपनी माँ की चिंता करते हुए, भले ही किसी को अपने माँ के दूसरों को सामने अपने माँ के लिए स्टैंड ना ले हो, जैसे बेबस हो जाए, पर कम से कम अपने लिए तो वो नफ़रत नहीं रखती थी तो अच्छा होता। आगे जाके तभी वो उन्हें अच्छी और पॉजिटिव दिखा सकती थी। पर यहाँ एकदम से इतने नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो आगे जाके अगर मेकर्स को कभी भी राही का कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाना है तो किस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि कोई हजम नहीं होगा किसी ऑडियंस को अचानक से राही का कैरेक्टर को नेगेटिव से इतनी नेगेटिव से पॉजिटिव दिखा दे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑलरेडी कोई भी राही को पसंद नहीं करता है, क्योंकि राही का एक्टिंग वाइज भी उतना अच्छी नहीं है, और राही से तो इतना गुस्से में है कि राही का किरदार ही ख़त्म हो जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे ज़्यादातर सब ऑडियंस, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, इतना माँ के लिए इतना इंसल्ट करवा के लेना, मेकर्स आखिर में क्या साबित करना चाहते हैं कि माँ इतनी बेबस, इतनी लाचार होती है। भले ही अनुपमा अच्छी हो, उसे ये एहसास हो कि राही को बहुत दुख मिले हैं बचपन से, पर ये माँ का ही फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्ची को अगर सबके सामने वो इंसल्ट कर रही है तो उसका भी उसे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। भले ही उसे नाराज़गी हो, डिसरेस्पेक्ट इज़ नॉट ओके, डिसअग्री इज़ वेरी मच ओके। अगर आप किसी बात में उनके साथ अग्री नहीं करते हो तो अच्छी बात है, पर सबके सामने इस तरह से डिसरेस्पेक्ट नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका गौतम के बारे में तुम्हारी बात सही है, उसको साइड लाइन कर दिया गया है, मगर वहीं का वहीं बैठा है, कोई उसके अंदर आत्मसम्मान टाइप की चीज नहीं है। तो इसका मतलब साफ ही है, जो आपने भी कहा है कि ये कोठारीज को बर्बाद करके ही जाएगा, हाथ पैर सब धो के जाएगा कोठारीज के पैसों के साथ। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और बाकी रिव्यू भी आपका अच्छा था। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। अभी तो राही और अनुपमा का आमना सामना हुआ नहीं है, और पंडित जी का कहना बिल्कुल सही था कि जब तुम्हारी किस्मत में मिलना होगा तभी मिल पाओगे। अभी वो टाइम नहीं आया है कि तुम लोगों का आमना सामना, अगर अभी आमना सामना हो जाता तो राही जो है अपने आपे से बाहर हो जाती, और वो उनके सामने, पंडित जी के सामने ही अनुपमा की बेइज्जती करने से चूकती नहीं। और जब अनुपमा पंडित जी की दवाई लेकर लौटी है तो पंडित जी ने कहा कि इस नन्ही परी आश्रम से वो फ़ोन आया था, और हम वहाँ चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पे डांस, तुम्हारे बिना हम वहाँ डांस सिखा नहीं सकते। और अनुपमा तो बहुत खुश हो गई है। उसको तो अपने सारा पुराना अपना याद आ गया है कि कैसे वो पहले उससे वहाँ पे मिली थी, छोटी से मिली। और सरिता ताई की अकल पर तो खैर पत्थर पड़ ही चुके हैं। और लेकिन मुझे अभी ये समझ में नहीं आया है कि ये इन लोगों को पता कैसे चला कि ये अनुपमा ने उसकी धुलाई करी थी, और अनुपमा ही धुलाई वुमन है।
और इसकी जैसी औरतें ही तो मर्दों को मौका देती हैं कि हाँ आओ तुम हमारी पिटाई करो, हमारे साथ जैसे चाहे व्यवहार करो। और जब अनुपमा ने ये समझाया कि कम से कम अपनी बेटी के लिए तो तुम एक मिसाल कायम करो, पर जैसे वो खुद है गोल मटोल सी और उसके अकल भी गोली है सरिता ताई की। और उसमें अपने उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे कितना तो समझा लिया अनुपमा ने, और बाकी सब लोगों ने भी समझा लिया कि भाई तुम अभी डांस मत छोड़ो। पर वही है ना कि जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत थी, अब उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा जो है उसने अपने लिए फिर जो है वो आफत मोल ले ली है। अब अगर उसका पति उसको फिर मारेगा, पीटेगा, कुछ करेगा तो कौन आएगा उसको बचाने? और कितना तो समझा लिया कि भाई तुम्हारा पति तुम्हें मारता था, पीटता था, तुम इतने मेहनत से पैसे कमा के लाती हो, वो तक छीन लेता था, बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने दी। अब सब कुछ ठीक है तो अब उसको भी पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ो, पर नहीं। और उसने तो अपना ग्रुप ही छोड़ दिया। और इधर ये लोग सब लोग बातें कर रहे हैं कोठारी हाउस में, तो बेईमानी वाला। और अभी यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये जो है इसका गौतम का भांडा कब फूटता है। गौतम वहाँ जाता भी है कि नहीं जाता है वो पता नहीं। ये अनिल के साथ मुंबई वो अभी देखना होगा। और इधर तो सुन पैसे लेके आया है और उसको अंश को दे दिए हैं। उधर ये पाकी उसको देख के वापस लौट गई है। अब वो कह रही कि मैं एक साथ दे दूंगी। अरे तू देख कहाँ से देगी, चोरी करेगी? इसकी चोरी तो कर ही रही है ये मीता के पार्लर में। और वो जब वो कह रही है, बा ने कहा है कि भाई तेरे को भी तो तनख्वाह मिलती है तो तू क्यों नहीं दे रही है? मेरे अपने खर्चे हैं, ये है वो। तो इसके खर्चे तो अपने सजने संवरने में तो निकलते हैं। खाना तो ये नीचे खाती है, पैसे कंट्रीब्यूशन कुछ करना नहीं है, बोझ बन के रहना है। और ये दोनों फिर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े हैं, तोशु और बाकी। फिर और उसके लीला के मुंह से निकला कि अनुपमा यहाँ होती तो ये होता अनुपमा। तो किसी ने इनमें से शायद अंश ने ही पूछा है, तो उसने कहा कि हाँ आपको उसकी याद आ रही है? तो उसने कहा कि अनुपमा के साथ रहना भी मुश्किल है और उसके बिना रहना तो और भी मुश्किल है। और यहाँ पे जब ये दोनों पहुँचे परी और राही नन्ही परी आश्रम में, बाप रे कितना एटीट्यूड। और उसको अपना बचपन कुछ भी याद नहीं आया। सच में मतलब कुछ लोगों के खून में ही एहसान फरामोशी होती है ना। वो वही हाल जो है इसका है राही का। तो माया ने भी तो यही किया था। अनुपमा ने माया के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। कोई अगर और कोई औरत होती तो माया को कभी अपने घर में घुसने भी नहीं देती, क्योंकि जो कि उसका पास्ट जैसा जो था ऐसों को कोई अपने घर में रखता नहीं है। उसने रखा, उसको इज्जत दी, सब दिया। और माया ने अनुज को ही उससे छीनना। अब तो ग्रेटिट्यूड तो उस माया में भी नहीं था। अगर ये जब ये अनु थी, छोटी अनु ने अगर उसको नहीं कहा होता माया को आई हेट यू मम्मी, और मैं जो भी उसने उस टाइम पे बोला था कि अगर मैंने मम्मी को बोला था ये तो जो भी उस टाइम पे उसने डायलॉग थे, तो वो शायद जागती भी नहीं और अनुज को शायद हासिल कर भी लेती। और उसने तो जो है अनुपमा को मारने तक की कोशिश कर ली थी। तो वही ब्लैक खून तो राही की रगों में है। बाप का तो उसको माया को खुद नहीं पता था, लेकिन खून तो माया का ही है राही की रगों में। तो वो भी तो एहसान फरामोशी रहेगी। उसे सिर्फ अपने पॉप्स याद हैं, लेकिन अनुपमा याद नहीं है। और
शायद कभी याद होगी भी, रहेगी भी नहीं। ये चाहे अनुपमा राही के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देगी। एक बार तो चाकू खा ही चुकी है, और अगर चाहे आगे कभी ये अपनी जान भी दे देगी ना, तब भी इसको, राही को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जब तक इसकी शादी प्रेम से नहीं हुई थी, तब तक ये मम्मी मम्मी कर रही थी। जरा सी कोई इसके घर में कोई मुसीबत आई नहीं, जबकि इसमें तो अनुपमा का कोई गलती थी भी नहीं। बस जब जरा सी मुसीबत आई नहीं, उसने अपना पल्ला झाड़ के खड़ी हो गई। और ठीक है, खैर वही पुलाने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सुजाता जी, कैसे पता चला? ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था, आप सबके भी आया है कि अनुपमा ही धुलाई वुमन है। आज अचानक कैसे पता चला? मैंने तो आपको सबको अभी आप भी के रिव्यू के जरिए बताती हूँ, मैंने एक वीडियो में ये बताया है कि इसको शुरू से ही पता होगा कि धुलाई वुमन अनुपमा है, इसलिए उसके बाद अनुपमा के साथ बड़े कॉर्डियल अच्छे रिलेशन हो गए, कंप्लेंट बंद होगी, बल्कि तारीफ शुरू हो गई। तो अभी उसने इस चीज को यूज कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि ये सब तो भारती ने बताया है, ऐसा भी एक रिव्यू में कहा गया है, बट देखते हैं। तो बट आपका रिव्यू अच्छा, थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई अनुपमा के मज़ेदार स्लीपर ठीक करने के कांड से। राही और अनुपमा का हिट एंड मिस, और पंडित जी का ये कहना कि जब तुम्हारे नसीब में लिखा होगा तब तुम मिल लोगे, यानी ग्रैंड फिनाले में कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, पंडित जी ने अनुपमा से रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ आश्रम चलो, नन्ही परी। ये नाम सुन के अनुपमा को अपना फ्लैशबैक याद आया, जब पहली बार वो अपने पति का हाथ पकड़ के उस आश्रम में गई थी जहाँ उसे छोटी अनु मिली थी। छोटी अनु से मिलकर अनुज को अपनी ज़िंदगी का वो खालीपन याद आया जो उसकी उम्मीदों में तो था कि मुझे एक दिन एक घर बसाना है, परिवार बसाना है, अनुपमा के साथ और एक छोटी सी बेटी के साथ, जो अडॉप्शन के ज़रिए पूरा हुआ। काश उसकी अपनी कोई औलाद होती तो आज कहानी कुछ और होती। पर उस वक्त तो छोटी अनु थी भी अनुपमा की परछाई, हूबहू अनुपमा। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी शिकायत, काना ब्रो कहना, बिल्कुल वो, मतलब कह सकते अनुपमा की जूनियर लगती थी नहीं। और पहली बार मिलने ही अनुपमा के दिल में, अनुज के दिल में उतर गई। ऐसा लगा कि समर के बाद बस अब यही बच्ची है जो समर की बहन लगती है। एक बार तो मुझे वनर्स पे भी डाउट गया था। नहीं, वैसे बिजनेस ट्रिप मुंबई में भी होती रहती थी, हो सकता है ना आगे डैश डैश डैश। दिमाग में एक बात आई है, ऐसा तो नहीं कि अनुज वापस आया हो एक्सीडेंट के बाद और अनुपमा ना मिल के वो मेघा की बेटी मिल गई हो, जो बिल्कुल आद्या की हूबहू थी, और उसने समझा होगा कि मेरी अनु ने इसको नहीं ढूंढा, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के कहीं और चला गया, सेटल हो गया। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, मैं भी हूँ। चौल में वापस आते ही सरिता ताई की घमंड से भरी हुई आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। डांस के बगैर टीम जीत नहीं सकती, उसके बगैर टीम जीत नहीं सकती, ये उसको गलतफहमी हो गई है। पर एक बात समझ नहीं आई कि इसको ये बात बताई किसने? क्या भारती ने? ये भारती के पेट में को टिकता क्यों नहीं है? इस वक्त बम फोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर सरिता के बगैर ये टीम जीत गई तो सरिता के लिए अनुपमा इस चौल में सबसे बड़ी दुश्मन होगी। और ये भी हो सकता है कि इसी गुस्से का फ़ायदा गौतम उठा ले अनुपमा का पत्ता काटने के लिए। अनुपमा की लाख मिन्नतों के बाद भी, सही बात करने के बाद भी सरिता के दिमाग में ज्ञान नहीं उतरा। वो जड़ बुद्धि की जड़ बुद्धि रही। ये सच्ची बताऊँ, बुरा में नहीं मानना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जोश में काम लेते हैं, होश में नहीं, आगे का नहीं सोचते। अभी का भी तू तेरे रास्ते, मैं अपने रास्ते, बात ख़त्म। इसकी वजह से किसका कितना नुकसान होता है ये कोई नहीं दिखता। राही को कॉरिडोर याद है, पॉप्स याद है, पर माँ याद नहीं है। क्यों? किस लिए? अनुज बहुत फेमस था, बड़ा बिजनेसमैन था इसके लिए, और माँ आज भी गरीब है और भिखारी से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही है इसलिए। अनुपमा पहली बार इस आश्रम में पति का हाथ पकड़ के आई थी और आज पिता का हाथ पकड़ के आई है। कान्हा जी से सवाल पूछती है कि कान्हा जी आप चाहते क्या हैं? मैं बताती हूँ ना। कान्हा जी चाहते हैं कि जिस बेटी को अनुज की आखिरी निशानी समझ के, अनुज का अंश समझ के अपने दिल में तुम बिठा के उसे ले गई थी, अब उसे इसी आश्रम में फिर से अनाथ करने का वक्त आ गया है। उसे तुम्हारी कभी ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि उसने अपने परिवार की लिस्ट में माँ की जगह तुम्हें कभी दी ही नहीं, सिर्फ बाप को दी।
माँ तुम कभी थी नहीं, तुम सिर्फ केयर टेकर थी। उसके ज़रूरत के हिसाब पे काम पे आने वाली एक चीज़ हो तुम। बेटी का रिश्ता इसी आश्रम में छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तुम्हें याद रखने का भी वक्त आ गया है। और एक बात अनुपमा हमेशा क्यों भूल जाती है कि जब भी तुमने राही के साथ रहने की, उसके पास जाने की कोशिश की है, हमेशा राही ने तुम्हारी ममता के बदले शर्त रखी है। चाहे वो अमेरिका में श्रुति से शादी करवाना हो, मेन्यू डिसाइड करना हो, कैटरिंग करनी हो, या फिर क्या कहते हैं, डिम्पी की शादी में अनुज का दिल तोड़ के उससे दूर जाना, कि बाप का दिल तोड़ दो, उससे दूर चलिए ताकि वो श्रुति से शादी कर ले। फिर द्वारका में मिली तो फिर ये कहना कि तुम मेरी माँ हो ना, चलो साबित करो, मेरे को 10 लाख रुपए दे दो तो तुम मान लो कि तुम मेरी माँ हो। अरे कम ऑन यार, राही के लिए अनुपमा माँ नहीं है, उसकी खुशी के लिए हलाल होने वाला बकरा हो तुम, कि जब उसकी मर्जी आती है वो तुम्हारी गर्दन वहाँ रख देती है कोयते पे कि अब कटो और मेरी इच्छा पूरी करो। सावधान अभी से कर रही हूँ, इस बार भी ये यही करेगी कि तुम मेरी माँ हो ये साबित करो। ऐसा भी कह सकती है कि कंपटीशन से बैकआउट कर जाओ। उस वक्त अनुपमा क्या करेगी? कौन सी बेटी के बारे में सोचेगी? वो जिसके लिए सब कुछ करने के बाद भी वो माँ नहीं मानती, और वो बेटी जिसने तुम्हें 8 महीना रखा, बेटी ना हो कभी बेटी का फ़र्ज़ निभाया, यानी कि भारती। किसके बारे में सोचोगी तुम? राही की खुशी के लिए तुमने हर कीमत चुकाई है। अनुज का प्यार, परिवार, शादी, 10 लाख रुपए, ममता की कसौटी पर तुम खरी उतरी हो, लेकिन उसने तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक बात राही के बारे में और कहती हूँ कि हर पत्थर में प्राण नहीं बसते, हर पत्थर में भगवान भी नहीं बसते, हर पत्थर शिवलिंग नहीं बन सकता। ये वही पत्थर है जो सिर्फ चुभता है और ज़ख्मी करता है। तो भूल जाओ राही को और आगे बढ़ो। बुरा लगेगा पर यही सच है। अभी तुम्हें अपने बारे में सोचने का वक्त आ गया, ना साहस के बारे में सोचना, ना राही के बारे में। मेहरबानी करके इनकी ज़िंदगी में वापस मत जाना। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बिना शर्तों के राही अनुपमा को मां नहीं मानती है। बिल्कुल करेक्ट कहा अंजू मिस्त्री, एक एक बात आपकी सही है। और ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है जो आपने कहा है कि इस बार फिर से शर्त रखे कि कंपटीशन हार जाओ तब मैं मां मानूंगी। इसके चांसेस बहुत कम है, मगर आपका अंदाजा काफी हद तक जो है उसके पुराने किरदार के हिसाब से जो वो हर बार अनुपमा के करीब आने से पहले करती है उसकी तरफ जाता है। तो बढ़िया रिव्यू अंजू मिस्त्री, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज सरिता ताई को पता चल गया कि अनुपमा ही थी जिसने उसके पति को मारा था। सच में सरिता ताई, तुम तो एहसान फरामोश निकली। इतने दिनों से तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा नहीं, तुम्हारा पति तुमसे प्यार से बात करने लगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगा, वो तुम्हें नहीं दिखा। दिखा तो सिर्फ एक कि अनुपमा ने तुम्हारे पति को मारा। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए देवता है, तो पूजा करो देवता की। जब फिर से मारेगा तो मार भी खाना। उसके लिए तुमने ग्रुप छोड़ दिया कि भाड़ में जाए डांस। वाह, हमेशा की तरह अनुपमा सबका भला करती है और लोग उसको ही सुनाते हैं। अनु सही बोल रहे हैं सरिता ताई। अनुपमा जाने दो सरिता ताई को, तुम खुद डांस करो अब। ये सरिता ताई पागल है क्या? पहले तो खुश थी कि जिसने मेरे पति को मारा बहुत अच्छा किया, और अब इसको बुरा लग रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। इतनी मतलब ही पूरे सरिता ताई। तो फिर ठीक है, जाओ पति की पूजा करो और फिर लात खाओ। एक तो मदद की अनुपमा ने, फिर भी पति अच्छा है। सरिता ताई जाएगी तभी तो अनुपमा डांस में एंट्री मारेगी। राही अनुपमा से ना ही मिले तो ही अच्छा है, वरना वो उसकी फिर से मुसीबत बढ़ाएगी। राही बेटा, तुम आज जो अनुज का नाम ले रही हो ना अपने पॉप्स का, तो वो सिर्फ तुम अनुपमा की वजह से ही मिली हो। अरे थोड़ा सा तो ग्रेटिट्यूड दिखाती, बेशरम लड़की। अगर अनुपमा हाँ नहीं बोलती ना तो अनुज तुम्हें गोद भी नहीं लेता। जब वो तुझे लेने आया ना, उस दिन उसने अनुपमा से कहा कि तुम फिर से माँ बनने का फैसला नहीं लेती तो मुझे बाप का सुख नहीं मिलता, मैं पापा नहीं बनता। लेकिन तुम तो इतनी बेशरम हो कि उसी माँ का नाम नहीं लिया तुमने। राही,
तुझे बोलूँ तो तू यहीं पर रह जा, तू इसी लायक है। जैसे ही तुझे गोद लिया वैसे ही तूने अनुज और अनुपमा को अलग कर दिया। तेरी वजह से ही आज अनु की यह हालत है। तुझे गोद लिया फिर भी इतनी अकड़ दिखा रही है, सेल्फिश कहीं की। अपनी माँ की नहीं हो सकी, वो किसी और की क्या ही होगी। आज उस प्यून ने भी कहा कि अनुपमा जी और अनुज जी कैसे हैं। उन्होंने इस आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है, वीडियो कॉल पे बात भी करते थे और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। उन्हें हमारी याद दीजिएगा। तब तेरे मुँह से ये क्यों नहीं फूटा कि वो दोनों मर गए? यही मानती हो ना तुम तो। पहले जो प्यून था आज मैनेजर है, उससे तो भी अनुज अनुपमा का ग्रेटिट्यूड है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी पहले इसके ऊपर कहा था अंजू जी एक बार वीडियो में कि अडोप्टेड बच्चे ग्रेटिट्यूड रहते हैं, इसकी तरह एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। अनुज अनुपमा की गलती थी कि अनुज ने समुंदर के पास बैठकर अपने दिल की बात कही थी कि तुम्हें गोद लेना चाहता है, और उसी दिन दोनों होटल में आए। तब उसने अनुज का सोचा, अनुज को कहा कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो अनु। तब उसने अपनी बात कही, लेकिन अनुज को देखते हुए, उसकी फीलिंग को देखते हुए अनु ने उसी दिन हाँ कह दी कि हम गोद लेंगे। हर दूसरे दिन वो लोग फिर से आश्रम गए थे। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि तुम्हें गोद लेकर वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ये पता नहीं था ना, इसलिए। अरे अनु, नाम तो तुम्हें इन्हीं अनाथ आश्रम वाले ने दिया था ना, फिर भी तुम्हें अपने नाम से नफरत हो गई क्योंकि अनुपमा को अनु कहता था अनुज, इसलिए। अच्छा हुआ आज भी अनुज और अनुपमा और राही आमने सामने नहीं आए। और उस मैनेजर ने छोटी अनु कहा तो उसने कह दिया कि मेरा नाम राही है, और ये नाम, ये शोहरत भी उसी अनुपमा की वजह से ही तुम्हें मिले हैं। समझ में आया? सच में ये लड़की मेंटली बीमार है, इसीलिए अनुपमा इसे ज़्यादा प्यार करती है। अमेरिका में भी आद्या ने यही कहा था कि उस औरत से मेरा कोई नाता नहीं है। अरे वाह लीला, आज तो तुमने अपने ही मुंह से कबूल कर दिया कि तुम अनु के बिना रहना मुश्किल है। वो थी तो कदर नहीं की, अब उसकी याद आती है बार बार। तुम लोग सब सेल्फिश हो, मतलबी हो। अगर अनाथ आश्रम में राही ने अनुपमा की बेइज्जती की तो मनोहर जी समझ जाएंगी कि ये इसकी बेटी है, और यही उसको डांस की गुरु भी है जिसका नाम उस दिन उसने नहीं लिया। कान्हा जी ने राही को अपने बचपन से मिलवाया, यानी छोटी अनु से, लेकिन कान्हा जी का इशारा ये बेवकूफ़ लड़की नहीं समझ पाई। अपनी माँ से इतनी नफरत में अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें कान्हा जी का इशारा तक समझ में नहीं आया। राही को आता ही क्या है अपनी माँ का अपमान करना, फिर सॉरी बोलना। मैं तो यही कहूँगी, राही ने हमारे मान को अलग किया है। अनुज को पैनिक अटैक के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल किया है, तो खुश तो ये भी नहीं रह पाएगी। माँ बाप का अपमान करने वालों का साथ तो कान्हा जी भी नहीं देते। जहाँ जहाँ पाँव पड़े शैतान की बर्बादी ही बर्बादी, जिस जिसके जीवन में गई है वो बर्बाद ही हुआ है। दर्पण क्वीन ने सब कुछ बर्बाद ही किया है। तबाही का दूसरा नाम राही है, जिसने मान को अलग किया। राही जैसे बच्चे हो तो ऐसे में ना हो तो ही अच्छा। अब अनुपमा को स्ट्रांग रहना चाहिए, ना कि फिर से मेरी बेटी मेरा परिवार करके उनके पास लौटना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी नहीं बदल सकते। इससे अच्छा दूसरों के लिए करो, उनकी मदद करो, कम से कम वो लोग थैंक यू तो बोलते हैं। आज के एपिसोड में यही सीखने को मिला कि अनाथ बच्चे को कभी प्यार ना दे, वो कभी किसी का नहीं होता। ये तो उसको कांड ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, और इसके कांड तो इसने ज़रूर किया है और इसका फल उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। अगर उसने आश्रम में अनु को देखा तो ये लड़की इतनी नाशुक्रिया है ना कि इसी आश्रम में अनु ने उसे गले लगाया था और ये लड़की उसे धक्के मारेगी। ये तो उसका पैटर्न बन चुका है। सही कहा परी बेटा कि तुमने जानबूझ के अनु माँ का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो भी इसी आश्रम में आई थी और तुम्हें गोद लिया था। लेकिन तुम नफरत करती हो इसलिए तुमने अनु माँ का नाम नहीं लिया।
वाओ परी सच में बहुत समझदार बच्ची है। बाय गाइस, गुड नाइट। ख्याति जी बिल्कुल करेक्ट कहा कि ये पागल है मेंटल है ये राही। और जब कोई पागल होता है तो रोगी होता है ना, वो पेशेंट होता है। इसलिए अनुपमा की अपनी पेशेंट बेटी से ज्यादा हमदर्दी है, यही कह सकते हैं। नहीं तो अनुपमा बेवकूफी दिखती है कि जब बेटी इतनी लातें मार रही है तो फिर भी उसके पास जा रही है। आत्मसम्मान की बात करती है, खुद का आत्मसम्मान नहीं करती है। तो यही कारण होगा जो आपने कहा। हम तो बहुत बार बात कर चुके हैं मगर यही लगता है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बढ़िया रिव्यू, थैंक। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। अब सुनते हैं वायर के यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, मैं सुचिरा भी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए बहुत खराब फूफा सा, मतलब संजय बंसल और काजल का बेटी, चारों तो उन्हें गुजर गई, पर किसी को पता नहीं था। किसी को ये बहुत दुख की बात है कि कैंसर से वो चली गई। ये किसी को भी ये दिन ना देखना पड़ा और किसी को भी ये कैंसर से गुजरना पड़ा। मैं समझती हूँ दर्द क्या होता है। काश पहला पता चलता वो आज जिंदा होती। वो खुद चाहती थी कि शादी हो बिना रुकावट के। खैर, बस अभी ना मैं गलत नहीं समझती। बच्चों की नज़रिए ये थोड़ा ज़्यादा ही बोल गई कि जो समझदार है उसी की वजह से भूखी नहीं मिली। ये बहुत गलत बात है। वो डांटी नहीं थी, उसको वो कुछ करना चाहती कम से कम इस दिन। पर क्या है ना कि अगर वो अटैच और भी ज़्यादा होती तो इन दोनों का रिश्ता क्या, गीतांजलि और अरमान के, किसी और की बेटी बनना, उसको इतना तो हम कह नहीं सकते समझदार हो सकती है। जो बच्चे इतने समझदार है वो ज़्यादा कभी कभी बोल जाते हैं। हम दिल पर भी हम लोग दुख झेल लेते हैं क्योंकि माँ के भी दिल होती है और जितने बच्चों का। खैर, अभी क्या है कि सच अभी पछतावा से क्या फ़ायदा। अरमान के बड़ा गुनहगार है क्योंकि उसने क्योंकि का सच नहीं बताया और 7 साल अलग रह के गया। अभी अब तो भरपाई करना पड़ेगा ना। जब पता चाहा वो पहले से बदेर हो चुकी है, क्योंकि 7 साल छोटे मोटे साल नहीं होते, बहुत बहुत साल, कितने घंटे। ये नहीं होना चाहिए था। और फिर टॉप ऑफ इट दादी सा ने रोका, फिर ये नहीं होना चाहिए था। अभी क्या है कि अभी पोता बड़े गुनहगार न बने, अभी तो बताने की ज़रूरत समझी। ये कोई खुदगर्जी का और क्या कह सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। कितने रोई, कितने तड़पी अभी बताने से। और तब गीतांजलि भी बड़े गुनहगार है। ये सामान मेरा है, तेरी मेरी टॉफ़ी नहीं हो सकती तो मेरी भी नहीं होगी, यही चलने वाला है। अगर खुद के पास टॉफ़ी नहीं है, बाकी सबका टॉफ़ी नहीं होना चाहिए, वो भी गिर जाना चाहिए। जैसे अनुपमा में वनराज और वो बैटल हुआ था ना, अनुज और अनुपमा, और वो और अनुज की बहन। फिर से यही सीन रिपीट हो रहा है। अगर बच्चे ज़्यादा अटैच होते, वैसे भी अटैच हो रही है क्योंकि फूकी की उम्र जैसे लगती है खूब हो। अभी देखो, जैसे हकी नहीं डांटने के लिए, तो वो भी तो देखो, समझदार बच्चे के मतलब इसके बंदे ज़्यादा बोल जाते हैं। कल कोई बात नहीं, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, जितना अडल्ट समझते हैं, बड़ों समझते हैं। डांटना नहीं चाहिए थे तो वो दादाजी बोल गए थे, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन दिए तो चुपचाप चले गए। उनको सही बात है।
देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक। अभीरा जो है ने वो कुकी मायरा जो है कुकी बनकर आई है और किसी तरह से उसने अपने दिल पर पत्थर रख के आज मायरा को वो अपने से दूर कर दिया, क्योंकि अगर एक बार भी वो उसको गले लगा लेती तो शायद फिर कभी भी वो मायरा से दूर नहीं जा पाती। और ये जब मायरा ने उसको बोला कि आप बैड आंटी हो, रूड आंटी हो, तो अरमान ने फिर उसको उस पे चिल्ला रहा है और ये और ये उस पर भी अरमान से विवाद में कह रही है कि जो है आप जो है नहीं, आप जब भी उसने बोला है कि आप अच्छे नहीं हो, आप दोनों सेम सेम, हाँ साथ दोनों के साथ में ही बोल रहा है। और उसने इसके गीतांजलि के जो दादू ने कि आपने उसको डांट दिया, तो उसने तब उसने सारा सच बता दिया कि जो है भाई गीतांजलि वो फिर बुरा लग जाता, अगर मैं उसको ज़रा सा हक कर लेती या कुछ कर लेती तो वो फिर मेरे ज़्यादा क्लोज आती और वो फिर गीतांजलि से बर्दाश्त नहीं होता। ये सब बातें अरमान और गीतांजलि खड़े सुन रहे हैं। और जब उसको वहाँ पे अभीर अपने कमरे में है तो कियारा उसके रूम में आई है और वो उसे चारू के लिए पूछ रही है और इसने अभीर ने कोई जवाब दिया ही नहीं है। यहाँ तक कि कियारा ने उसको चारू की कसम भी दे दी है, तब भी उसने कुछ जवाब दिया ही नहीं है और वो वहाँ से चला गया है। और कियारा उसका पीछा करते करते पोदार हाउस तक पहुँच गई है। जब उसने कहा भी है कि जब सब लोग वहाँ पर हैं गोयनका हाउस में, तो ये पोदार हाउस में किस चीज़ की पूजा कर रहा है अभीर। तो वहाँ उसको पता चल गया है कि वो चारू की तो डेथ हो चुकी है और उसमें ये उसको कैंसर था और वो तो क्रिश की शादी में आना चाहती थी, लेकिन उसको मतलब कैंसर ने उसको इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो अपने भाई की शादी अटेंड कर पाती। वैसे इन लोगों को बता देना चाहिए था। अब जो भी होता, जो स्थिति है, जैसी स्थिति है, वो कम से कम जो है उस टाइम पे हैंडल हो जाती, चाहे फिर इनकी शादी पोस्टपोन होती, कैंसिल होती, जो भी होता, कि ये माँ बाप और क्रिश का ये जानने का ये हक था कि इतनी बड़ी बात हो गई। अब उसकी काजल और उसकी संजय बंसल की बेटी इस दुनिया में ही नहीं है और वो ये सब इतना बड़ा राज छुपा के बैठा है। और अगर जब बाद में भी तो पता चल ही जाएगा ना इसको, इन लोगों को सबको पता चलेगा, फिर तो क्या ये लोग सवाल नहीं करेंगे या इस पर चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो भाई इतनी बड़ी कोई छोटी मोटी ये तो है नहीं कि भाई इनको चारों को चोट लगी है कि क्या हुआ है, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये तो सबसे पहला हक उसका संजय और काजल का था। अब उसने अगर मतलब आखिरी इच्छा ये थी तो मतलब तुम कुछ भी बोलो, ये सब जो है इलॉजिकल बातें हैं, मेरे समझ के तो बाहर हैं ये। उधर ये अभीरा अपने कमरे में आकर रो रही है और वो कह रही है कि जो है मैं अब से रोऊंगी नहीं। तो उसने जो कहा है, कह रहे कि मुझे तुम्हारे सच्चे आंसू मंजूर हैं लेकिन तुम्हारी झूठी स्माइल मंजूर नहीं। और उधर ये अरमान उसको मायरा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने गलत किया, अगर कोई आपसे वो प्यार करती है तभी आपको डांटने का हक भी रखती है। और उधर वो जब लेकिन उसने कहा कि आपको जाके अभीरा से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन वो अब परवरिश तो उसको जो है गीतू की मिली है ना, वो भी ऐसी है। अब बच्चा तो जो है जो देखता है वही तो सीखता है। अब चाहे वो अरमान से सीखे, चाहे वो गीतांजलि से सीखे, अब क्योंकि ये तो कम से कम ये तो जो परवरिश दे रहा है कि वो बच्चों को राइट या रॉन्ग तो बता ही सकता है ना। और अभी तक तो ये अरमान उसको भी तो पैम्पर कर रहा था, जैसे अनुज आद्या को पैम्पर करता था, ये कुकी को पैम्पर कर रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? और इसने अपनी जो है अब तलाश बंद कर दी है
और उसने कह दिया कि जो है आपने 7 साल से लो अब तक पूकी को ढूंढ लेते, पर अब मैं नहीं चाहती कि अब आप उस पूकी को ढूंढें। और ये विद्या और कावेरी पुत्र खड़े होकर सब सुन रहे, क्योंकि जब इतना सब ड्रामा हो रहा था तब कावेरी पुत्र वहीं पे खड़ी हुई थी। एक बार उसके मुंह से ये नहीं फूटा कि अभिनय बेटा तू गलती कर रही है, ये मायरा ही तेरी पुक्की है। वो भले ही इसका स्वार्थ अभीरा के लिए ही था, ठीक है, लेकिन कि जो है इसकी शादी हो जाए, ये खुश हो जाए। पर क्या इसको कावेरी पुत्र को अभीरा के चेहरे पे रत्ती भर भी खुशी दिखाई दी है। इसकी ज़िंदगी तो ये हमेशा से ऐसी ही रही है अभीरा की, चाहे उसके जीवन में अरमान रहे या कुछ और रहे। लेकिन अंशुमन कोशिश तो करता है इसके जीवन में, अभीरा के जीवन में खुशी भरने की, पर जब उसके अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि अंदर, तो वो कैसे खुश हो पाएगी। उसकी जान बसती है पुकी में, भले ही उसने उसकी तलाश बंद कर दी, चाहे वो अब उसको शायद ये भी मान बैठी होगी, हो सकता है वो इस दुनिया में ही ना हो, जैसे पहले लोग कह रहे थे। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। और प्रीकैप में जो दिखाया है वो कि अरमान हॉस्पिटल में है, और पहले तो शायद ये अरमान नहीं, अभीरा अरमान को फ़ोन कर रही है और वो बेहोश पड़ा है, और उसके बाद ये कावेरी पुत्र उसको फ़ोन कर रही है। अब वो अपने गिल्ट ट्रिप पे पहुंच गई है कावेरी पुत्र। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, वाओ, देख लो गीतांजलि, तुम में और अबीरा में कितना फ़र्क है। वो एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीनना चाहती, जो उसने आज दादू से भी कहा कि अगर मैं मायरा के साथ इस तरीके से बात नहीं करती तो वो गलत होता, क्योंकि ये गीतांजलि के साथ नाइंसाफ़ी होती। वो एक माँ है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेटी किसी और से इतना प्यार करे, इतना लगाव रखे। देख लिया, शर्म करो तुम। इसी माँ से तुम उसकी बच्ची को छीन रही हो। और अब दादी को डर लग रहा है, क्योंकि अंशुमन ने कहा है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगा, लेकिन किसका, वो भी देखना पड़ेगा। शादी तो नहीं होगी, ये तो पक्का है, क्योंकि वो ही पीछे हटने वाला है कि जब तक अबीरा की बेटी नहीं मिल जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, ये शर्त रहेगी उसकी। और आखिरी फेरे में ये शादी रुक जाएगी। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि गीतांजलि अरमान से झूठ बोलेगी, क्योंकि अबीरा को भी लगता है कि अरमान को कुछ तो भी हुआ है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। उसकी सिक्स सेंस उसे बताएगी, लेकिन गीतांजलि शायद ये कहेगी कि अबीरा की शादी हो गई। सुनने में यही आ रहा है। चलो, आज कियारा को पता चल ही गया कि चारू नहीं रही, चारू की डेथ हो गई, क्योंकि उसे लगा कि सब लोग गोयंका हाउस में है तो अबीर पोद्दार हाउस में क्यों आया, लेकिन वो चारू के लिए पूजा करवाने आया था। और वो चारू की फ़ोटो देख कर कि ये किसकी पूजा करवा ले, जैसे ही चारू की फ़ोटो दिखी उसका सब्र का बांध टूट गया। वो रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। और उसने पूछा कि ये सब कब हुआ, तब वो कहता है कि उसे कैंसर था, वो भी 4थे स्टेज पर। जब तक पता चलता तब तक देर हो चुकी थी, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये चारू की आखिरी इच्छा थी कि उसकी भाई की शादी अच्छे से हो जाए, शादी होने के बाद ही बताएंगे। कियारा बताना चाहती, लेकिन अबीर ने रोक दिया कि तुम्हें भी चारू की आखिरी इच्छा का सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए हम किसी को नहीं बताएंगे कि चारू मर चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि वो ये शादी में आया है, इसलिए वो अभी किसी को कुछ नहीं बता रहा, शादी में कोई भी विघ्न नहीं लाना चाहता। और आज वही कहा उसने, वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा का मान रख रहा है। सच में आज आखिर में अबीरा ने हार मान ली और पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन करके कह दिया कि अब ये केस आप क्लोज कर दीजिए। उन्होंने कहा भी कि आप सच में चाहते हैं कि ये केस क्लोज हो जाए। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ढूंढते भी तब भी आपको पुकी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो खुद अपने पिता के पास है, तो उसे कहाँ ढूंढेंगे आप लोग।
सच में आज वो बहुत रो रही थी। गीतांजलि ने वो कपड़े निकाल कर अबीरा को दे दिए जो पुकी ने पहने थे। उसने कहा मैं आज आपकी बेटी और आज आप मेरी मम्मी है, लेकिन एक दिन के लिए बेटा, बाद में। इसलिए वो कोई भी ऐसी होप नहीं चाहती कि बाद में उसका दिल टूटे, इसलिए वो छोटे से बच्चे का दिल तोड़ रही है। आज भी दादी को अब डर लग रहा है कि कहीं अंशुमन को पता चल गया कि पुकी ही, मायरा ही पुकी है, तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की से बात छुपाते हुए, छुपाकर। तो पहले सोचना था चाहिए था ना दादी सा, कि आपने क्यों ये बात छुपाई, क्यों अरमान को कसम दी, क्यों किया आपने। एक माँ का दर्द देखती रही लेकिन फिर भी बोला नहीं कि उसकी मायरा ही पुकी है। वाह, अरमान भी शौक था। आज उसने अपनी बेटी को समझाया कि आपने बैड आंटी कहा, आप गलत हो, तो मैं तो क्यूट हूँ, मैं तो कभी गलती करती ही नहीं, फिर भी आप भी मुझे डांट रहे, तो मैं डांट नहीं रहा हूँ, आप पहले भी गलत थी। जब उन्होंने आपको वो जो कपड़े वाला जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे भी वो आप गलत थी, और आज भी आप गलत हो। किसी को बिना पूछे किसी के कपड़े नहीं लेने चाहिए। आपने गलती की, उसने समझाया, बहुत प्यार से समझा अपनी बेटी को। आज वो देख भी रहा है अबीरा की तरफ दर्द। आज सच में दादू और अबीरा का कन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये अरमान और गीतांजलि दोनों ये बात सुन भी रहे हैं। देख लिया गीतांजलि, आज तुम अपनी ही नज़रों में गिर गई, तुम मानोगी नहीं, और अबीरा तुम लोगों की और खुद की नज़रों में बहुत बड़ी बन गई। सच में बहुत अच्छा सीन था वो। और आज विद्या ने हार मान ली कि अब कुछ नहीं हो सकता, चलो कम से कम हार मानी तो सही। और आज मनोज चाचू जो कहने गए थे कि ये शेर अरमान के नाम के भी शेर है, अगर उसने किसी और को दिए तो उसका इस कंपनी पर कब्जा हो जाएगा। तो तुमने किस तरीके से मासा से सिग्नेचर लिए धोखे से, मुझे बताओ। लेकिन उसने नहीं बताया। आपसे भी 100 कदम आगे है मनोज चाचू। क्रिश इतनी आसानी से तो वो उगलेगा नहीं अपने मुंह से, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या प्लानिंग करता है अरमान। लेकिन आज अबीरा जब वो मायरा को बोल भी रही थी, तब भी वो सोच रही थी कि उसकी उम्मीद को मैं बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए उसके लिए मुझे ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो वो डांटती है उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने किया। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी और सुजाता जी, इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज के लिए। सुचि जी, आपके वीडियोस दोनों रिव्यूज में बहुत अच्छे हैं और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी जैसे जैसे आप वीडियोस भेजते जाएंगे, और आपकी आवाज में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, जरूर कहूंगी। और बाकी लोगों के यानी सुजाता जी, ख्याति जी और बाकी सबके भी रिव्यूज बहुत बढ़िया हैं। तो देखते हैं अब वायर के कैच में आगे क्या आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज, और ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.